नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार आपके समक्ष में हम पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से आधुनिक काव्य से सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता जीवन का अधिकार, आज हम इस कविता का पठन, इस कविता का भावार्थ आदि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो विद्यार्थी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से आधुनिक काव्य से ये कविता आपके लिए बहुउपयोगी है। इसीलिए इस कविता को आपके समक्ष में रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कविता आरंभ करने से पूर्व हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनके जीवन संबंधी जो मूलभूत बिंदु है, वो बिंदु आपके समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। तो इस बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इसका दूसरा बिंदु आता है उनके माता पिता, उनका परिवार, उनकी शिक्षा आदि विषयों के ऊपर विचार करेंगे। तीसरा बिंदु आता है पंत का साहित्यिक परिचय, उन्होंने किस तरह का साहित्य लिखा है और साहित्य की मौलिक कुछ बातें। उसके उपरांत सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं और अंतिम रूप में कविता जीवन का अधिकार। ये जीवन का अधिकार जो कविता है, इसका पठन होगा। तो अब हम विस्तार से सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय आपके समक्ष में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आरंभ कर देते हैं। हिंदी की नूतन काव्य धारा का श्री गणेशा छायावाद कविता से माना जाता है। हिंदी में छायावाद का प्रारंभ एवं प्रवर्तन करने का श्रेय श्री जयशंकर प्रसाद जी को मिलता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही छायावाद ये धारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी थी, परंतु छायावादी रचना शैली एवं छायावादी अनुभूति का प्रचार एवं प्रसार करने का सर्वाधिक श्रेय सुमित्रा नंदन पंत को ही प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के मूलभूत चार स्तंभों में से प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत, इनके कंधों पर ही उसका विकास हुआ है। लेकिन छायावाद रचना शैली एवं छायावादी अनुभूति का प्रचार एवं प्रसार करने का जो सर्वाधिक श्रेय उन चार कवियों में से अगर किसी को मिलता है
तो सबसे महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत को ही मिल सकता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ई में या 1900 ई को अल्मोड़ा से लगभग 32 किलोमीटर दूर पर, अल्मोड़ा से लगभग 32 किलोमीटर दूर पर कौसानी नामक एक छोटा गांव है। उस गांव में पंत जी का जन्म हुआ था। इनके पिता गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम था सरस्वती देवी। पंत जी के जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनके माता का स्वर्गवास हुआ था। अतः इनका पालन पोषण उनकी बुआ के द्वारा हुआ। पंत के लिए प्रकृति ही माता पिता, भाई, सखा, शिक्षक एवं प्रेमिका आदि बन गई थी। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में गोसाई दत्त नाम से सुमित्रानंद पंत जाने और पहचाने नहीं जाते हैं। उनका तो केवल सुमित्रानंदन पंत के नाम से ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जाने और पहचाने जाते हैं। जैसे कि स्वर्गीय सरस्वती देवी के ने मैथिली सुमित्रानंदन पंत जी को जन्म दिया। जन्म देते ही उस माता का देहांत हो गया। यहाँ पर विचार करने ये हुआ कि मातृ छाया जब पुत्र के सर से हट जाती है तब उस बालक को बहुत सारी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी मन के विचार होते हैं, जो भी मन के भाव होते हैं, जो भी आशाएं होती है, वो सारी की सारी आशाएं केवल माँ के पास ही हम अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन सुमित्रानंदन पंत जी की माता का स्वर्गवास होने के कारण वह अपने जो विचार थे, मन की जो व्यथाएं थी, जो आनंद था, जो हर्ष था, जो उल्लास था, वो सारा का सारा प्रकृति के गोद में बैठकर ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन बिताया। इसलिए कहते हैं पंत जी ये क्या कहते हैं, बचपन में उनके माता पिता, भाई, सखा, शिक्षक एवं प्रेमिका केवल प्रकृति ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि प्रकृति के कवि माने जाते हैं। इन्होंने माँ के पास जो अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द थे वो सारे के सारे प्रकृति में बैठ के, प्रकृति से भी पेड़ की छाया के नीचे झरनों के पास बैठकर, हरे भरे खेतों के किनारे बैठकर अपने सुखों को, अपने दुखों को उन्होंने बताने का प्रयास किया था। इसलिए कहते हैं ऐसा तो देखा जाए तो पंत जी का जो परिवार था सबसे श्रेष्ठ परिवार था। उस परिवार में बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए थे, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। इनका जो परिवार था, इनकी जो पुरानी परंपरा थी, बहुत ही श्रेष्ठ स्तर पर थी। ऐसे परिवार में जन्म होने के कारण अच्छे संस्कार इनको बचपन में ही मिले थे। पंत जी की शिक्षा, आरंभिक शिक्षा जो स्थायी सरकारी स्कूल में पूरी हुई। पंत जी ने काशी के जय नारायण हाई स्कूल से मैट्रिक यानी कि आज की एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। बाल्यकाल में ही कविता की ओर इनकी विशेष अभिरुचि रही थी। उन्होंने बचपन में ही कालिदास को पढ़ लिया था, मैथिली शरण गुप्त जी को,
उसके बाद सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर आदि की कविताओं ने ये इनको प्रभावित किया था। ये बड़े ध्यान से उन सभी की कविताओं भी पढ़ते थे और उनका अनुसरण भी किया करते थे। मैट्रिक के बाद इलाहाबाद के मयूर कॉलेज में ये भर्ती हुए थे। मयूर सेंट्रल कॉलेज में ये भर्ती हुए थे और सन 1921 में, उस समय गांधी महात्मा देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश भर में असहयोग आंदोलन चला रहे थे। जितने भी तत्कालीन ज़माने के छात्र छात्राएं थे उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उन लोगों ने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था। हर क्षेत्र में भारत के कोने कोने में से उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी तैयार हुई थी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। यानी कि पंत जी ने भी गांधी जी के प्रभाव से असहयोग आंदोलन में भाग लिया और भाग लेने के कारण उनको अपनी पढ़ाई वहीं पर स्थगित करनी पड़ी। फिर उन्होंने अल्मोड़ा, काला कंकर तथा इलाहाबाद में इनका जीवन व्यतीत होता रहा। उसके बाद उन्होंने मुख्यतः 3 क्षेत्रों में ही अपना आगे का जीवन बिताने का प्रयास किया था। सबसे पहले अल्मोड़ा, फिर उसके बाद काला कंकर तथा लास्ट में इलाहाबाद। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इन 3 महानगरों में ही बिताने का प्रयास किया था। सन 1945 से लेकर सन 1946 तक एक वर्ष में इन्होंने पांडिचेरी के अरविंद के आश्रम में रहने का निश्चय किया था। यानी कि 1 वर्ष तक इन्होंने पांडिचेरी में जो अरविंद का आश्रम है उस आश्रम में इन्होंने 1 साल का समय बिताया और वहाँ पर आश्रम के जो नियम होते हैं, वहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती है, सारी की सारी शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद सन 1950 से लेकर 1957 तक, यानी कि 7 साल तक पंत जी आकाशवाणी से निकट संपर्क में रहे। यानी कि कुछ समय तक आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया और आकाशवाणी को समय समय पर सूचनाएं, सलाहें देते रहे। पंत जी पर अपने समय के अनेक स्वदेशी एवं विदेशी कवियों तथा साहित्यकारों का भी प्रभाव पड़ा था। यूं तो पंत जी पर गुप्त जी, हरिओत जी, द्विवेदी जी एवं आधुनिक हिंदी के अनेक वरिष्ठ लेखकों की कृपा दृष्टि रही है, परंतु श्रीधर पाठक को उन्होंने विशेष रूप से स्मरण किया है। यानी कि विशेष रूप से उनके साथ इनका लगाव था। इनके अतिरिक्त अपने समकालीन कवियों जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी, नरेंद्र शर्मा जी आदि का भी थोड़ा बहुत प्रभाव कवि ने स्वीकार किया है। उन दिनों पंत जिस प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, वहाँ के अंग्रेजी वातावरण ने उनको पश्चिमी कवियों की ओर आकर्षित किया। उनमें महत्वपूर्ण जो कवि थे, शाली, किट्स, वर्ड्सवर्थ आदि इनकी रचनाओं को प्रभावित होकर वह उस ओर आगे बढ़ने लगे। यानी कि इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में
पाश्चात्य साहित्य के जो कवि थे उनका भी प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पंत जी को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। इनकी साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया था। विक्रम विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की सम्मानित उपाधि से भी विभूषित किया था। कला और बूढ़ा चांद पर सन 1961 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, लोकायतन महाकाव्य पर सन 1964 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार तथा चिदंबरा काव्य संकलन पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके समय समय पर इनकी रचनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इनको अनेक उपाधियों से सम्मानित किया। मुख्यतः इनको डिलीट की उपाधि से विक्रम विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया था। इस तरह से समय समय पर, क्योंकि अधिक से अधिक समय अगर किसी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बिताया तो मेरे ख्याल से लगभग सुमित्रानंद पंत ही हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने 77 वर्ष 77 ईयर्स और हिंदी साहित्य की सेवा की। ये लंबी सेवाएं कहलाती है। ऐसे महान प्रतिभाशाली सुकुमार कवि का निधन 1977 में हुआ था। इनका स्वर्गवास 1977 में हुआ था। पंत जी का कवि व्यक्तित्व अतिशय महत्वपूर्ण रहा है। अपनी दीर्घकालीन साहित्य साधना में पंत जी का संवेदनशील व्यक्तित्व कई विचारधाराओं, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता गया और उनकी अभिव्यक्ति के प्रयास में इनकी कविता ने कई मोड़ लिए। एक कवि के रूप में पंत जी अत्यंत प्रगतिशील एवं प्रयोगशील रहे हैं। छायावादी युग में यानी कि 1918 से लेकर 1936 तक सौंदर्य के उपासक रहे। भाषा एवं भाव में सौंदर्य भरते हुए इस काल में वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन की रचनाएं हुई। इसी बीच पंत जी ने कार्ल मार्क्स का गहन अध्ययन किया और फलतः ये प्रगतिवादी 1936 से लेकर 1944 का जो समय था, ये समय प्रगतिवादी के रूप में उन्होंने अपनी रचनाएं की। उसमें युगांत, युगवाणी एवं ग्राम्य में पंत जी का प्रगतिवादी कवि व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मानव जीवन की मंगलाश से प्रेरित कवि का व्यक्तित्व मास के एकांगी दृष्टिकोण पर चिर अस्तर नहीं रखा। योगीराज अरविंद के जीवन दर्शन ने पंत को स्थूल भौतिकवादी से जल्दी ही अलग किया। फलतः आध्यात्मिकवादी 1945 से लेकर 46 तक बनकर पंत अरविंद के सिद्धांतों को अपने ढंग से वाणी देते रहे। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, युगपथ, स्वर्ण, चिदंबरा, लोक यातन, अमिता, वीणा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, शशि की तरी
आस्था तथा सत्यकाम आदि पंत जी की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ऐसे महान सुकुमार कवि ने आपके लिए एक छोटी सी कविता आपके समक्ष में रखने का प्रयास किया है। अब हम उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कविता बड़ी छोटी सी है, पढ़ लेंगे। जो है समर्थ, जो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। समझो लाठी का बैल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे। दुर्बल का घातक देव स्वयं, समझो बस भूखा भार उसे। जैसे को तैसा नियम यही, होना ही है संहार उसे। है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसके अनुसार उसे। जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। अंतिम में तूर्ण झष पशु से नर्तन देता, जीवन विकास का तार उसे। वह शासन क्यों ना करे भूपर, चुना है सबका सार उसे। चुनना है सबका सार उसे। ये उनकी एक छोटी सी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि आपके सामने कौन से विचार रखना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है जीवन का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। फिर ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ऐसे जो विचार है वो आपके समक्ष में रखने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा चित्र आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, ताकि ये कविता और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर एक घास है। ये घास को खरगोश भी खाता है, चूहा भी खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। जब यह घास चूहा खाता है, खरगोश खाता है, फिर इस चूहे को सांप खा सकता है, फिर इस चूहे को बाज पक्षी खा सकता है, फिर इस चूहे को बिल्ली भी खा सकती है। खरगोश को लोमड़ी खा सकती है, खरगोश को बाज पक्षी लेकर खा सकता है। यानी कि ये जो घास को खाते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, उसको चिड़िया खाती है, चिड़िया को बाज पक्षी खाता है। विशेष करके मेंढक को सांप निगलता है, सांप को बाज पक्षी खाता है। यानी यहाँ पर जो शक्तिशाली है, जो बलवान है, जो अपने जीने के लिए कठोर संघर्ष करता है, वह अपनी जान की रक्षा करता है, वह हर समय हर कठिनाइयों का मुकाबला करता है, उसको ही जीने का अधिकार है। वरना अगर आप कठिनाइयों का, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हो, तो आपको, आपके ऊपर कोई एक बैठा है आपको खाने के लिए, वो आपसे भी बड़ा शक्तिशाली है। आपका जीवन बचाना है तो आपको उससे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। चूहा है, बिल्ली खा लेती है, बिल्ली को और दूसरा कोई खा लेता है। सांप है, वह मेंढक को निगल लेता है, लेकिन सांप को भी कोई और खा लेता है। तो यहाँ पर जो शक्तिशाली है, जो बलवान है,
उसको ही दृष्टि में रखकर ये कविता आपके सामने रखने का प्रयास किया है। चलिए पहले से हम 4 पंक्तियां आपके सामने रख देते हैं। 4 पंक्तियां इस प्रकार की है। जो है समर्थ जो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे, समझो लाठी का बैल विश्व, पूछता सभ्य संसार उसे। अब इस 4 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? जो है समर्थ, जिसके पास सामर्थ्य है और जिसके पास शक्ति है, उसको ही जीवन जीने का अधिकार है। फिर वो कहते हैं लाठी का बैल, एक कहावत है, एक मुहावरा है, विश्व पूछता सभ्य संसार उसे। अब इसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं सुखमय जीवन जीने का अधिकार इस संसार में ईश्वर ने, भगवान ने सबको ही दिया है। ईश्वर ने भी सभी मानव प्राणी आदि को वैभवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मानव हो या जो भी इस संसार के छोटे मोटे प्राणी हो। इन सभी को समान रूप से जीने का अधिकार दिया है, समान रूप से उन्नति करने का अधिकार दिया है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होते नहीं दिखाई देता। इस संसार में जो बलवान है, जो समर्थ है, शक्तिशाली है, उन्हीं मनुष्यों का इस समाज में बोलबाला है। इस संसार में उन लोगों का ही राज चल रहा है। उन्हीं को जीवन जीने का अधिकार है। वह दूसरे के जीवन को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं। कवि लाठी का बैल कहावत का उल्लेख करते हुए कहते हैं यह संसार भी बैल के जैसा है, जब तक लाठी पड़े तब तक चलते रहता है। यह सभ्य संसार भी शक्तिशाली बलवान लोगों की पूजा करता है। अर्थात मनुष्य भी अब स्वार्थी हो गया है, केवल उन लोगों की तरफ ही देखते रहता है जो कि शक्तिशाली है, जो बलवान है, या जिनसे उसे कुछ प्राप्त हो, यह आशा से वह अपने आप को समर्पित करता है। 4 लाइनें आपके सामने हमने रख दी थी। इस 4 लाइनों में लेखक बताते हैं जो है समर्थ, जो है शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे, समझो लाठी का बैल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे। जो शक्तिशाली है, जो बलवान है, उनका ही इस संसार में बोलबाला है। जैसे कि लाठी और बैल का उदाहरण देते हैं। व्यक्ति के हाथ में जब लाठी होती है तो बैल उस लाठी को देखते हुए आगे बढ़ता है, अपने कार्य में कार्य करते ही रहता है। तो उसी तरह से जो शक्तिमान होता है, जो बलवान होता है, वह ही इस सारे विश्व को एक बैल के जैसा भयभीत कराकर या डराकर या ताकत का बल बताकर उसके ऊपर राज करता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं, वह लोगों को भी आदत पड़ गई है कि बलवान को देखकर उनके इशारों के ऊपर, उनके कहने पर यह भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये 4 लाइनें आपके सामने। और दूसरी 4 लाइनें लेते हैं। दुर्बल का घातक देव स्वयं, समझो बस भूखा भार उसे, जैसे को तैसा नियम यही, होना ही है संहार उसे। अब यहाँ पर आप दुर्बल यानी कि कमज़ोर, जो उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, बलवान के समक्ष में ये टिक नहीं सकता है, उसको ईश्वर भी सहायता नहीं करता है। ईश्वर भी
उनकी मदद नहीं करता है। किसकी मदद करता है ईश्वर? जो बलवान होता है उसी की मदद करता है। समझो बस भूखा भार उसे। किसको भूखा भार समझना चाहिए? जमीन का भार किसको समझना चाहिए? लेखक यहाँ पर कहते हैं जो दुर्बल है, जो शक्तिहीन है, वह यहाँ पर संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। जो बलवान है उसके साथ संघर्ष करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे को भूखा भार समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसकी मदद नहीं कहते हैं। जैसे को तैसा नियम, यही यहाँ पर जैसे को तैसा होना चाहिए। जैसा व्यक्ति है उसी के रूप में हमको व्यवहार करना चाहिए। आगे वाला व्यक्ति अगर से सज्जन है तो उसके साथ सज्जनता के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। आगे वाला व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ भी हम बुराई के साथ ही रहना चाहिए। नियम बताते हैं जैसे को तैसा नियम यहाँ होना ही है संहार उसे। बिल्कुल दोनों के संघर्ष में किसी न एक ना एक को संहार होना ही है, जगह छोड़नी ही है। दोनों ही बलवान नहीं बन सकते हैं। इस कविता में 4 पंक्तियों में लेखक बताने का प्रयास करते हैं। कवि पंत कहते हैं, आज संसार में ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि विधाता ईश्वर भी कमज़ोर बलहीन मनुष्य के लिए निस्सहाय हो गए हैं। वे भी कमज़ोर मनुष्यों के पक्ष में नहीं के समान दिखाई देते हैं। अर्थात भगवान भी कमज़ोर की नहीं सुनते, अर्थात भगवान भी कमज़ोर की नहीं सुनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है गरीब या कमज़ोर मनुष्य इस संसार में धरती का बोझ मात्र बनकर रह गए हैं। पंत जी कहते हैं, इस संसार में जैसे को तैसा नियम है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही परिणाम मिलना चाहिए। बुरे को बुरा और भले को भला परिणाम मिलना चाहिए, तभी इस संसार में हम अधिक समय तक टिके रहते हैं, कहकर कवि पंत इस 4 पंक्तियों में आपके सामने बताने का प्रयास करते हैं। अब तीसरी पंक्ति आती है, जो तीसरे पंक्तियों में 4 पंक्तियाँ आती है, वह पंक्तियाँ इस प्रकार की है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसके अनुसार उसे, जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। लेखक यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आधुनिक समाज में परिस्थितियां मानव पर भारी पड़ रही है। मानव परिस्थितियों का गुलाम बनते जा रहा है। इतनी परिस्थितियां उसके समक्ष में आ जाती है कि व्यक्ति अपने आप को पराजित महसूस करता है। मनुष्य को परिस्थितियों का गुलाम बन गया है। मनुष्य अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ रहा है, इसीलिए परिस्थितियों का गुलाम बन गया है। परिस्थितियों के अनुकूल ही उसे जीवन बिताना पड़ रहा है। जो शक्तिशाली है उसने इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, इसलिए दुर्बल ही उसका आहार बनते जा रहे हैं, उसके शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। लेखक स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, परिस्थितियों को हम नहीं देख रहे हैं, परिस्थितियों का हम सामना नहीं करना चाहते हैं। जब हम परिस्थितियों का सामना करेंगे तो ये परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएगी, हमारे ऊपर उनका शासन नहीं चलेगा, हम उनके ऊपर शासन चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा ही हो गया है, परिस्थितियाँ का व्यक्ति गुलाम बन गया है और उनके अनुसार ही हमें जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। वो कहता है, जीते हैं योग्य सदा जग में, जो योग्य होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वही इस जग में
परिस्थितियों का दास बनकर नहीं है, परिस्थितियों को गुलाम बनकर जीते हैं। और जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं, जो निस्सहाय व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति उनका बलवानों का शिकार होते हैं। आर्थिक शोषण हो सकता है, सामाजिक शोषण होता है। इस तरह से परिस्थितियाँ को हम नहीं देख रहे हैं, परिस्थितियों को हम नहीं परख रहे हैं, इसके कारण अनेक समस्याओं का हमारे ऊपर सामना करना पड़ रहा है। अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं। इस अंतिम पड़ाव में लेखक 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। पंक्तियां इस प्रकार की है। तूर्ण तूर्ण जश पशु से नर्तन देता, जीवन विकास का तार उसे, वह शासन क्यों ना करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। थोड़ी शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देखेंगे। तूर्ण, तूर्ण का अर्थ होता है घास या घास का तिनका। झष का अर्थ होता है मछली, मीन। पशु तो पशु हो जाते हैं। नर यानी के मनुष्य, मनुष्य तन, नर्तन मनुष्य का शरीर देता है। जीवन का विकास का तार उसे, जीवन विकास का जो सूत्र होता है, सभी को समान रूप से अपने आप को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस सूत्र में तूर्ण आपका विकास कर लेता है, तिनका अपना विकास कर लेता है, मछली अपने विकास कर लेती है, पशु पक्षी अपने विकास कर लेते हैं, और नर भी, मानव भी अपना अपना विकास कर लेता है। वह शासन क्यों ना करे भू पर, वह इस जमीन के ऊपर क्यों ना शासन करे, चुनना है सबका सार उसे। जो इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, बलवान है, वह व्यक्ति ही इस सारे के ऊपर अपने सारों को वश में लेकर, पशु पक्षियों को, बलहीनों को वश में लेकर उनके ऊपर ज़रूर राज कर सकता है। क्योंकि अपने आप के विकास करने के लिए कहा गया है। तुम जितना अपना विकास कर लोगे उतने उन्नत शिखर पर पहुंच जाओगे। अगर आप विकास नहीं करोगे, मुझे भूखा राज बना दो, इस ज़मीन का राजा बना दो, इस ज़मीन के ऊपर मुझे शासन करने दो, तो ऐसा नहीं होगा। विकास के लिए मानव ने विकास किया है। अब आप देखेंगे मानव का किस तरह से विकास हुआ है। धीरे धीरे वह आरंभिक रूप से, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इन्होंने अपना परिपूर्ण रूप से विकास किया है, ताकि अन्य प्राणियों के समान ही मानव प्राणी भी इस पृथ्वी पर आया था। लेकिन उसने धीरे धीरे जंगली शिकारों से, फिर बाद में हथियार बनाकर, कुछ पशुओं को गुलाम बनाकर, धीरे धीरे वह 4 पैरों पर चलते हुए अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ। अपने हाथों के साधन से कुछ पशुओं को अपने वश में कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस पशुओं का उपयोग करते हुए खेती का साधन ढूंढ लिया, और धीरे धीरे उन्होंने विकास किया। आज वह मानव चंद्रमा के ऊपर या फिर समंदर के गर्भ में जाकर शोध कार्य कर रहा है। तो ये विकास का जो क्रम है, तो जिसने जितना विकास कर लिया है, जो बाकी के जो पीछे रह गए हैं उसके ऊपर ते राज करेगा। इसको कौन रोकने वाला है, कहकर लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अपने विकास चरम सीमा पर पहुँचना चाहिए, परिपूर्ण रूपता से पहुँचना चाहिए, कहते हैं। अंततः कवि पंत इस कविता में कहते हैं, घास हो या मछली हो या पशु हो या फिर मनुष्य जीवन, सबको अपने अपने जीवन की उन्नति के लिए सूत्र मिला है और उन्होंने अपनी उन्नति की है। लेकिन जो बलवान है, शक्तिशाली है,
उन्होंने अपनी शक्ति से सभी पे राज किया है। जो सबसे बलवान है उसे तो इस धरती पे शासन करने का परिपूर्ण रूपता से अधिकार है, कहकर प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी ने इस कविता के माध्यम से तत्कालीन समाज को या हिंदी साहित्य के लिए जो विचार दिए हैं वह विचार बहुमूल्य साबित होते हैं। यानी कि जीवन का अधिकार हमें प्राप्त करना है, इसके लिए हमें संघर्ष करना है। कठिनाइयों के साथ जो भी हमारे साथ समक्ष में आता है, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो वो हम पर हावी हो जाते हैं। परिस्थितियाँ होती है तो परिस्थितियों का हमें गुलाम में नहीं बनना चाहिए, परिस्थितियों को हमारा गुलाम बना लेना चाहिए। तब हम इस संसार में जीने का अधिकार उसी को प्राप्त हो जाता है। और दो बातें उन्होंने बताने का प्रयास किया है, जैसे कि बलवानों को ही ईश्वर सहायता देता है, शक्तिमान ताकतवर जो भी होता है उसका ही साथ देता है। हकीकत की बातें वही हो जाती है कि जहाँ पर हम हवा जब दीपक झिलमिल जलते रहता है तो उसको बुझा देती है, लेकिन वही आग जो थोड़ी भड़कती है तो हवा उसको और भी शक्ति देती है। तो ये संसार का नियम है, जो भी बलवान दिखाई देता है निस्सहाय व्यक्ति उसके ही कहने के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब ये तो हुई आपकी छोटी सी बातें सुमित्रानंद पंत जी की। उनकी जो कविता है जीवन का अधिकार, थर्ड सेमेस्टर विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी हो सकती है। अब आपने जो मुझे समय दिया था, आपने मुझे सुना, उसके लिए हृदय के गहराई से नमस्कार करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।